पाकिस्तान के क्रिप्टो रेगुलेशंस में दुनिया के बहुत से ममालिक हम देख रहे हैं आगे हैं। क्या पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं इसराइल के बराबर आ गया है, तो क्या हमारी मईशत अब मुस्बत समत की तरफ जा रही है? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, बिल्कुल सही बात कही आपने कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पे शुमार होता है, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्शन को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की खासकर जो नौजवान नस्ल है उसने इसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उसमें नुमाया किरदार अदा किया है। और मेरे ख्याल से ये जो आने वाला वक्त है ये क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन और एआई पर ही है। तो पाकिस्तान में एक नई मईशत के एक नए दरवाजे खुल जाएंगे और ज़्यादातर वो लोग जो इस पेशे से मुंसलिक तो नहीं थे, लेकिन वो उसको इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान में ये कब चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी, कब इसको इलीगल से लीगल कर दिया जाएगा। तो वो तो हो चुका है कि अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दे दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान की मईशत में बहुत गहरा असर डालता है। सही। अच्छा, क्रिप्टो कंपनी को बैंक अकाउंट्स की इजाज़त मिल गई है, तो क्या अब एक आम पाकिस्तानी शहरी बिला खौफ व खतर अपने बैंक से क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस कर सकता है? अच्छा, ये अभी जो है ना, फिलहाल ये देखना है कि जो हमारे पास जो कंपनीज हैं उनको अभी तक वीएसपी का लाइसेंस या एनओसी मिला या नहीं मिला। लेकिन अभी तक कुछ ऐसी कंपनीज है जिनको एनओसी मिल चुका है, जैसे बाइनेंस है, यूपी है। तो मेजॉरिटी पाकिस्तानी तो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। मैंने आपको बताया था कि 4 करोड़ की आवाम इसमें काम कर रही है और तकरीबन इसमें से आप अंदाज़ा लगा लें कि जो हमारी जो जेंजी है वो 70-80% तो वही काम कर रहे हैं और वो एक्सचेंज के ऊपर काम कर रही है। तो वहाँ से तो पहले भी काम हो रहा था, लेकिन अब ये और कंपनीज के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि वो भी पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, एक्सचेंजेस खोलें और यहाँ पर जो है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को जो एक तरह से उसकी रेवोल्यूशन को है उसको पाकिस्तान में और ज़्यादा आगे लेके चलें। तो पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा पहले की निस्बत, क्योंकि लोग तो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन चूँकि वो उनकी कोई रेगुलेशंस नहीं थी, उनके बारे में कोई बाकायदा कोई ऐसा अमल जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लाया, अमल में आया गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इससे पीछे रह गए थे। अब उनको चाहिए कि वो बाकायदा, क्योंकि अब पाकिस्तान में इस क्रिप्टो को लीगल करार दे दिया गया, तो उनको चाहिए कि इसमें वो नुमाया किरदार अदा करें। ठीक ठीक। अच्छा, जब भी हम क्रिप्टो का नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इसको एसोसिएट कर दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग से या फ्रॉड से। इन नई रेगुलेशंस के बाद सिक्योरिटी का निज़ाम कितना मजबूत होगा, कितना सिक्योर होगा? पहली बात तो ये है कि ये खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बेस करती है क्रिप्टो करेंसी की, जो आपको पता है बुनियाद है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरह काम नहीं करती है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरह काम करती है, जहाँ पे हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। तो ये कह देना कि मनी लॉन्ड्रिंग है, ये कह देना कि इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटी में अगर शुमार होता है, पहली बात तो ये कि सारी चीज़ें एक्सचेंजेस के जरिए अगर होती भी हैं तो उसका बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी बाकायदा KYC है। मिसाल के तौर पर अगर हारून किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाके बाय और सेल करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करते हैं, तो उससे पहले वो मुझे एक KYC के दौर से गुजरना होगा। वो आधे घंटे की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें जाके मुझे अपना NIC या पासपोर्ट जमा कराना होगा, ताकि कल को वो एक्सचेंज कंपनी इस बात का पाबंद हो कि जिस मुल्क में रह के, जैसे पाकिस्तान है और दूसरी कंट्रीज में, आप वो उन एक्सचेंजेस को आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो कल को अगर कोई एक्टिविटी हो तो वो इस बात की पाबंद हो कि वो गवर्नमेंट को सारे डेटा प्रोवाइड कर सके। तो इस बात से कतई नज़र कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है या इस तरह की कोई दूसरी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड हर जगह मौजूद है। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की नज़रें जो हैं इस वक्त डिजिटल सुपर पावर बनने पर हैं। क्या हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निज़ाम मौजूद है जो क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए होता है? ये अच्छा सवाल है आपका। देखें, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। कुछ ममालिक में तो बिजली को 4 सेंट पे दिया जा रहा है, यहाँ हमारे यहाँ 22 सेंट है। तो बताएं ना, कोई कंपनी आके पाकिस्तान में 22 सेंट के ऊपर तो माइनिंग नहीं कर सकती, क्योंकि अभी अगर मैं बिटकॉइन की माइनिंग के हवाले से बात करूँ, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, इसका जवाब भी ये है कि 4-6 सेंट से ऊपर उनको फिजिबल नहीं रहते यहाँ माइनिंग करना। लेकिन जो ममालिक जैसे इथोपिया है, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, इथोपिया में इस वक्त कोई 12 लाख मशीनें लगी हुई हैं माइनिंग की और उनको 4 सेंट की बिजली प्रोवाइड की जा रही है। दुनिया भर से ज़्यादातर जो चाइना से, कुछ पाकिस्तान से, कुछ और दूसरे ममालिक से लोग गए हैं और इथोपिया के अंदर बाकायदा माइनिंग कर रहे हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो IPPs हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, क्या वाकई उसको वो 4 या 6 सेंट पे दे सकती है? अगर तो उसने ये 4-6 सेंट पे उसको प्रोवाइड नहीं की तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे माइनिंग फर्म जो है इस फैसिलिटी को यहाँ पे अवेल कर सके, क्योंकि माइनिंग के लिए आपको जगह चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है और इंटरनेट चाहिए होती है। और सबसे बड़ा जो इसमें जो मेजर जो हर्डल है वो आपकी बिजली की कॉस्ट है।
अगर राइट। बिजली की कॉस्ट अगर 12 सेंट या 10 सेंट पे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है तो मेरे ख्याल से वो भी उनको फिजिबल नहीं रहेगा। हम्म। इस पे उनको सोचना चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि जब आप उनसे टैरिफ चार्ज करें तो आप उनसे बिटकॉइन की मद में चार्ज करें, ताकि कल को 5 साल 10 साल बाद जब पाकिस्तान के अपने पास जखीरा हो जाएगा बिटकॉइन का जी। या दूसरी क्रिप्टो करेंसी का, तो उसका जाहिर सी बात है उसके अपने रिजर्व बढ़ जाएंगे। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। एल सल्वाडोर को देख लें, आप माल्टा को देख लें, आप जो है ये अभी मैंने मिसाल दी एथियोपिया की मिसाल है, यूएसए की जी। जी। मिसाल है। यहाँ पे लातादाद माइनिंग मशीन्स हैं, यहाँ पे लातादाद जो है कंपनीज काम कर रही हैं, पूल बना के काम कर रही हैं ताकि उनके पास उनको वो फैसिलिटी हासिल हो सके। तो पाकिस्तान सही। को इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई माइनिंग के अगर माइनिंग की तरफ आना चाहे तो किस तरीके से वो कंपनीज को जो है वो फैसिलिटेट कर सकता है। अच्छा हारून साहब, ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत देर कर दी है? हम एक वक्त था, क्रिप्टो की बहुत धूम थी, सुनते आ रहे थे, बहुत क्रिप्टो पर काम करने वाले भी इस तरह की वीडियोस भी बनाते थे और कहते थे अगला दौर क्रिप्टो का ही है, इस पर कुछ कर लें, पाकिस्तान को कुछ सोचना चाहिए। लेकिन हम पाबंदियां देखते थे, फिर फ्रॉड या स्कैम, इन चीज़ों में उलझे रहे और बहुत देर कर दी और बहुत सारे लोग आगे निकल गए। और अब इन रेगुलेशंस की जब बात हो रही है तो कितना आसान होगा, क्योंकि एक कंपटीशन तो है उस तक पहुंचना। जी, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो लोग ये बात कर रहे थे पहले, आज से कुछ अर्से पहले, कि पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, रेगुलराइज नहीं है, ज़्यादातर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि देखिए उनका अपना स्टैंडर्ड है, उनका अपना एक म्यार है काम करने का, वो इस तरह से ग्रे एरिया में काम कर रहा है उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक आम आदमी बहुत जिसके पास बहुत ज़्यादा सरमायाकारी ना हो, कुछ $100-200 से सरमायाकारी करे या पूरे साल वो 1 लाख 2 लाख से सरमायाकारी करे, उसके लिए शायद वो रिस्क लेना आसान है। लेकिन जो बड़ी मालियाती जो कंपनीज हैं, जो बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं या दूसरे इदारे हैं, अब वो इस सिलसिले में ज़रूर पेशरफ्त करेंगी और इसमें सरमायाकारी भी करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें पैसा बहुत है और ये हर 4-5 साल बाद इसका एक सीजन आता है, इसका एक बुलरन आता है। जैसे 17 में आया, 21 में आया और अब आने वाले 6 से 8 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आएगी। अभी आपने देखा सोने के भाव बढ़े, सोने के भाव गिरे, अब सोने से सारा पैसा सोना सिल्वर से निकल वो आपको क्रिप्टो करेंसी में जाता हुआ नजर आएगा। सही सही सही। अच्छा, अगर हम बात करें किसी आम इंसान की जो सरमायाकारी करना चाहता है, उसको कितनी अमाउंट के साथ शुरू करना चाहिए? क्योंकि ये भी खदशा रहेगा कि ये डूब जाएंगे या फ़ायदा होगा या फ़ायदा देकर ही निकलेगा या कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, रिस्क फैक्टर्स कितने हैं? यहाँ पे एक बात देखी गई, पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर की ट्रेड करते हैं, वो ज़्यादातर उसमें रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि उसमें सहूलत ये होती है कि उसमें रियल लाइफ परफॉर्मेंस आ रही होती है, लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी अपना पैसा डुबोते हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग से होते हैं। मैं उनको ये एडवाइस करता हूँ कि आप कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट उठाएं जिनकी कैटेगरी AI है, AI एजेंट है, टीपिन है, या इसके अलावा रॉज है, रियल वर्ल्ड एसेट्स की बात करूँ, या इसके अलावा सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉइंट की बात करूँ, वहाँ पे सरमायाकारी करें और किसी की मदद जरूर लें। और जहाँ तक सरमायाकारी का एक वॉल्यूम का ताल्लुक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना जरूरी है कि आप उसको कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोगों में जो है हमारी यहाँ तबीयतन जो है वो बेचैनी ज़्यादा होती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप अगर आप टोकन को या उसी कॉइन को अपने वॉलेट में 6 से 8 महीने 12 महीने अगर आप होल्ड करें तो आपको एक अच्छा खासा मुनाफा आपको दे देती है। क्योंकि आप जिस प्राइस पे उसको उठा रहे होते हैं उस वक्त उसकी इंपॉर्टेंस तो होती है, वैल्यू नहीं होती, तो लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो बेहतर ये कि आप ऐसे लो मार्केट कैप के टोकन उठाएं। ये मेरा उनको मशवरा हो सकता है, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं इसी तरह ही करता हूँ कि जो लो मार्केट कैप के जो होते हैं जिसके अंदर काम शुरू हो चुका होता है, काम हो रहा होता है, उनकी वैल्यू कम होती है और लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, तो मैं उनको खरीद के रख लेता हूँ अपने पास। 6 से 8 महीने 12 महीने होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो नतीजा आता है वो मतलब ऐसा नतीजा आता है कि उसको कोई देख के जो है ना ये अंदाजा लगा सकता है कि वाकई इसमें इतना पैसा बनता है। लेकिन इसमें आपको सबसे ज्यादा जो पहलू देखा जाता है वो पेशेंस का है। सब्र का पैमाना अगर आपके अंदर है, अगर आपके तबीयत में वो साइकोलॉजिकली अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो फिर आप इस चीज़ से बहुत पैसा बना सकते हैं। बिल्कुल हारून साहब, ये सब्र के पैमाने वाली बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन हम देखते हैं बड़ी नौजवान नस्ल जो है वो इस काम की तरफ आ चुकी है। फ्रीलांसर्स हैं, घर बैठ के कमाना चाहते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अमाउंट जो है वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मिल जाए और रातों रात अमीर हो जाएं। तो ऐसा कोई यानी कि अगर क्रिप्टो में देखें तो नुस्खा नहीं है। देखिए है कुछ जगहों पर है, लेकिन जाहिर सी बात है वो भी रिस्की है। जैसे ये ज़्यादातर मीम कॉइन आते हैं, अभी मैं आपको बात करूँ, ये चाइना इन्होंने विजिट किया तो चाइनिफिकेशन के नाम से एक मीम कॉइन आया और उसने रातों रात तकरीबन कोई 80 से 100 गुना उसने जो है जंप किया। अभी 80 से 100 गुना लेना, उसको खरीदना, उसको बेचना इज वेरी ट्रिकी, इतना आसान नहीं है। आप उस स्क्रीन के आगे अगर सारे दिन बैठे रहें, उसको देखते रहें, उसको व्यू करते रहें। यहाँ ये बात कहना खतन गलत है कि जल्दी से पैसा बनाना बुरी बात है, ऐसी बात नहीं है। इसमें आपको अपना भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, आपको भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अप टू डेट रखनी पड़ती हैं। दुनिया बहुत फास्ट हो गई, जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ
कम्युनिकेशन बढ़ गई, सब यानी कि सोचने का रिस्क अमल फैक्टर भी भी मौजूद है, सोच समझ कर सरमायाकारी करनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब।